जिस बात का डर था, मैंने पहले बोल दिया था कि ये होने वाला है, वो होना शुरू हो गया। वेस्ट बंगाल में हार के बाद भी ममता दीदी गुंडा राज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे कारण हुआ है, लेकिन अधिकारी जी जो हैं, शुभेंदु अधिकारी को अटैक कर दिया गया। मामला यह है कि इनको अटैक करने की कोशिश करी गई, लेकिन उनको नहीं किया, तो उनका जो क्लोज आदमी है, सरकार है, हारी नहीं हराई गई हूं, 100 सीटें लूटी गई है और बीजेपी से हमारी लड़ाई नहीं, चुनाव आयोग से लड़ाई थी। के लिए पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी है बंगाल इलेक्शन में। एक जो कह लीजिए कि उन्होंने जीता है और एक बहुत बड़े स्केल से। तो दो तीन चीजें हुई हैं बंगाल के इलेक्शन में। एक जो दिल्ली में रिसर्च करते हैं वो कहते हैं पोलराइजेशन ज्यादा शहरी इलाकों में आपको पाई जाती है, मुसलमान आबादी जो है वो दही इलाकों में है। और ये जो एक मिथ थी कि क्योंकि वो कभी नहीं आप जीत पाएंगे इस पॉपुलेशन की वजह से, वो बंगाल का रिजल्ट आने के बाद से दीदी जी को जो गहरा सदमा लगा है, ममता बानो को जो झटका लगा है, उसके बाद से दीदी की दिमागी संतुलन जो है वो पूरी तरीके से कहा जाए तो हिल चुकी है। क्योंकि उनका कहना है, उनका बयान सामने निकल के आ रहा है कि अब वो इस्तीफा नहीं देंगी, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगी। ऐसे बयान सामने निकल के आ रहे हैं ममता बानो की तरफ से। और उनका कहना है मैं हारी नहीं हूँ, हराई गई हूँ। 100 सीटों का जो खेल हुआ है ये बीजेपी के द्वारा हुआ है और मुझे जानबूझ के हराने की ये साजिश की गई थी। यानी कि ममता बनर्जी का जो दिमागी संतुलन है वो ये गहरा सदमा जो है वो झेल नहीं पा रहा है, क्योंकि आखिरकार 77 साल के बाद जो है वो ये हारी हैं और मोदी जी यानी कि बीजेपी की सरकार आ गई है बहुमत के साथ। ये देख करके ये गहरा सदमा ये झेल नहीं पा रही हैं। इस बंदे को हरा नहीं सकती, और ये बंदा वो है जिसने 2 बार ममता बानो को उसके गढ़ में बैठकर। लेकिन ये कोई रैंडम एक्ट ऑफ पोस्ट इलेक्शन वायलेंस नहीं है, ये टारगेटेड कोल्ड ब्लडेड असैसिनेशन है। एक डेस्परेट वायलेंट मैसेज है ममता बानो की तरफ से कि हमारा जो किला है वो टूट गया हो, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। वही मोहम्मदों वाली आदत, जूते खाएंगे, गोलियां खाएंगे, जहर दिया जाएगा इनको तो ही ये पीछे हटने वाले को मैसेज भेजने के लिए उसने सिग्नल किया है अपने स्ट्रीट्स के ऊपर जो उसके गुंडे बैठे हैं। पोलराइजेशन ज्यादा शहरी इलाकों में आपको पाई जाती है, मुसलमान आबादी जो है वो दही इलाकों में है। और ये जो एक मिथ थी कि क्योंकि वो कभी नहीं आप जीत पाएंगे इस पॉपुलेशन की वजह से, वो मिथ शैटर हो गया। अब यहां से यार मेरी नजर में कम से कम साबित होता है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। ये कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसका एक इनकम्बेंसी फैक्टर था, वहां पे इश्यूज थे लोगों को। लेकिन 2 जो बड़ी बातें सामने आ रही, शुभेंदु अधिकारी जी की जो सबसे बड़े जैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता आज के दिन में आप मान सकते हैं उनको। तो आप सोचिए कि अगर ऐसे व्यक्ति को आप और ये पूरी जो घटनाक्रम है अगर कोई उसको फॉलो करे तो फिर इन लोगों ने पूरी जैसे पहले एकदम निश्चय करके ही किया था, जैसे उन्होंने एक फेक रजिस्ट्रेशन वाला एक गाड़ी जो है उसका प्रबंध। ममता दीदी अब भी पॉलिटिकल हत्याएं कराएंगी। इससे पहले पॉलिटिकल हत्याएं हो रही थी हमारे सामने कहानी। अब क्या सिचुएशन, इससे बात करने के लिए हमारे साथ राज्य लक्ष्मी जोशी जी। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम, ये हारने के बाद भी ममता दीदी का पॉलिटिकल वेंडेटा, ममता दीदी का मर्डर मशीन्स, ये सब खत्म नहीं हुए अब तक? नमस्ते रोहित जी, और सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी चंद्रनाथ जी को। स्टेज पे खड़े होके धमकी दी थी, तो ये सब मतलब उन्होंने वैसे तो खुली धमकी बहुत जनों को दी थी, लेकिन इस व्यक्ति के लिए खास करके दी थी क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत विषयों में इनका जैसे बारीकी से नजर थी और इन्होंने चंद्रनाथ जी ने बहुत बारीकी से इस सबको जैसे ऑर्गेनाइज किया था। तो आप समझ सकते हैं कि शुभेंदु जी के पीए मतलब उनके पास वो पूरी जो है रहती है। और जब हम देखते हैं और कोई अजीब और गरीब ट्वीट आता है, हमें क्लिप आता है कि थूक जहाज चल रहा है, ये जहाज चल रहा है, हम हंसते हैं। तो अचानक आहिस्ता आहिस्ता मैं यकीन करने लगूंगा। आप यकीन कर, मैं रेसिपिएंट जो आप इट विल फिल्टर इन, और लोगों के फिल्टर होते नहीं है। इस वक्त जो लीड है ना बीजेपी की ओवर टीएमसी, वो तकरीबन 5% की है और ये 27 लाख वोटर बनते हैं 4.3%। तो यानी कि अच्छा खासा तादाद है। तो
तो अगर ये वोटर्स शामिल होते तो क्या नतीजा बदल जाता है, इस पर अब बहुत ज्यादा वहां पे बात ने भी उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। चलिए वो मैटर नहीं है, लेकिन 15 साल CIA ने वहां पर फंडिंग किया है ताकि बंगाल को डिस्टेबलाइज किया जाए, भारत को तंग रखा जाए, और उसके जरिए बंगाल को बांग्लादेश बनाने के बाद ये पूरे भारत में ऐसे ही स्प्रेड करना चाहते थे अपने विंग्स को। इसको अगर आपको डीप रूटेड टेरर नेटवर्क को क्रश करना है तो नई रेजिम को वही काम करना पड़ेगा जो योगी जी करते हैं, जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी। ये दो जो जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी है, वॉर रूम होता है जहां पर रेखा पात्रा खड़ी है। रेखा पात्रा नई है पॉलिटिक्स के लिए, गैंग रेप विक्टिम है, उनके साथ सिंपैथी थी, उनको वो बना दिया गया, उनको कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन उनको पोल मैनेजमेंट नहीं आता था। ये सारा पोल मैनेजमेंट सबको कमान से होता था। देन कार जो मेडिकल कॉलेज जो रेप केस था, उसमें भी उसकी मदर को बनाया गया कैंडिडेट, और मदर का पूरा कैंपेन इतने सारे जो वहां पर गए और जो CRPF, ये सभी का आश्वासन भी था, लेकिन फिर भी ये जो कुछ जैसे खास कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ऑन ग्राउंड लोगों को मोबिलाइज करना, ये सब उन्होंने जैसे किया हुआ था। तो जो की एक पर्सन था उसको इन लोगों ने टारगेट किया, और उनको ये भी पता था कि जैसे शुभेंदु जी को टारगेट करना, अटैक करना, तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किल है। और उतना जो लीडरशिप है उसको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। सबका साथ वाला ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आएगी, उसको सुनने की जरूरत नहीं है। जो पुशबैक है वो ऑलरेडी शुरू हो गया, अभी तो गवर्नमेंट बनी नहीं है। अगर आप देखें जो एपिसेंटर ऑफ पावर है वो थी ममता बानो, उसे तो ह्यूमिलेटिंग डिफीट दिया हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदुओं ने TMC के अगेंस्ट वो वोट किया। ये जो है एक रियासत है, लेकिन आप अगर इसकी अहमियत देखें आबादी के हिसाब से ये जर्मनी से ज्यादा बड़ी है। जो उनका सेफ्टी नेट वो देते हैं लोगों को, बीजेपी ने उससे कहीं ज्यादा ऑफर किया। इतिहास में देखा गया है जब जब जनता ने किसी चुनाव में मन बना लिया है और जनता ने कोई फैसला कर लिया है, उसके बाद सारे के सारे जो सियासी समीकरण हैं वो सब ध्वस्त होकर रह जाते हैं। फिर जनता ना इतना कुछ देखती है कि कैंडिडेट कौन है, ना इतना कुछ देखती है कि पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, ना कुछ भी यहाँ पर देखा जाता है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई थी वो अब एक अस्मिता की, जैसा कि देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रहा है कि किस तरह से ममता बानो जो है उनका साफ तौर से बयान सामने आ रहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी गद्दी पे ही रहूंगी। अभी भी ये जो सच्चाई है ये हजम नहीं कर पाई है और इनकी अपनी हार जो है वो कबूल नहीं कर पा रही है, क्योंकि काफी गहरा सदमा जो है इनका लगा है इनको, और काफी सालों का रिकॉर्ड जो है इनका तोड़ दिया जा चुका है बीजेपी सरकार के द्वारा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर जो है काफी ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है कि आखिरकार बंगाल के अंदर भी जो है बीजेपी की सरकार जो है बहुमत के साथ आ चुकी है, और ममता बानो का खेल जो है वो वहीं खत्म हो गया। राहुल गंदगी जो है वो भी काफी गहरे सदमे में नजर आ रहे हैं। जब से ये इलेक्शन का रिजल्ट आया है तब से राहुल गंदगी जो है कहा जाए तो वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचे हैं। और इतना ही नहीं, काफी गहरा सदमा जो है वो दीदी जी को लगा है, तभी तो दीदी जी ये मानने को तैयार नहीं है, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, और साथ ही साथ कहना है उनका 100 सीटों का जो खेल है ये किया गया है उनको हराने के लिए। वो हारी नहीं थी, उनको हराया गया है। आखिर तब क्यों नहीं बोली जब रिजल्ट आया था? अब ये इस्तीफा देने से क्यों इनकार कर रही हैं? अब जो है ये देखा जाए तो बंगाल के अंदर क्यों बवाल मचा रही हैं, ये भी जानने वाली बात है और रहस्यमयी बात है कि ऐसा आखिर अब क्यों कर रही हैं। लेकिन ये इनकी जो बातें हैं, इनके जो बयान है, काफ़ी देर तक नहीं टिकने वाले हैं, क्योंकि जिसका राज्य है अब वो तो वहाँ पे राज करेगा ही। अब चाहे बानो जी जो है वो हाँ करें चाहे ना करें, चाहे रोएं चाहे उनको गहरा सदमा लगे। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर से जितने भी कहा जाए जो घुसपैठिए रहा करते थे वो भी अपना बोरिया बिस्तर उठा उठा भाग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब TMC की सरकार तो नहीं रही, अब इनका जो है वहाँ राज्य में जो इनकी तो चलेगी नहीं। तो अच्छा यही होगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और फरार हो जाएं, वरना जो बीजेपी की सरकार हमारा हाल करेगी वो बिल्कुल खराब
खराब हो जाएगा हमारा हालत।